हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 4 है, यूनिट 4 उसका चैप्टर है एल्केन, उसका रिवीजन करेंगे। हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, केवल रिवीजन के पर्पज से हम आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एल्केन की कुछ, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण, और फिर उसके बाद नंबर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का, रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करने का, पढ़ने का। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्केन की जो रिएक्शन होती है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और हमारे सिलेबस में भी यही है, स्पेशल मेंशन इसको कर रखा है, स्पेशल एम्फोसिस ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो इसका रिवीजन टाइप में हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगी कम टाइम में, उस हिसाब से। तो एल्केन जो है वो उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पे या यूवी जो लाइट है उसकी प्रेजेंस में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले बात तो ऐसा क्यों है कि एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप या फिर यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये एक एल्केन का स्केलेटन है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो नियरली इक्वल होती है, दोनों की लगभग समान होती है। तो विद्युत ऋणताओं में अंतर नहीं होने के कारण ये जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, वो लगभग क्या होता है, नॉन पोलर होता है, लगभग अध्रुवीय बंध ये होता है, नियरली नॉन पोलर ये बॉन्ड होता है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी, कार्बन और कार्बन तो वैसे ही सेम है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही सेम होगी, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। ये बात क्लियर होगी हमें। अब नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से क्या है कि ये कई रिएजेंट्स के प्रति, कई जो आयनिक रिएजेंट्स है उनके प्रति ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है, और बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है तो बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, और इजीली टूटेगा नहीं तो वो रिएक्शन इजीली नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि ये क्या है, कई रिएजेंट्स के प्रति, मोस्ट ऑफ रिएजेंट के प्रति ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे हाईली स्टेबल होते हैं, अधिकतर अभिकर्मकों के प्रति स्थायी होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करें, हाई टेम्परेचर अगर अपन लेके जाए या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कराए तो ये बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है, और यहाँ पे कोई दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो यहाँ पे आ सकता है। और अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अगर यहाँ पे आता है तो उस रिएक्शन को अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेनली 4 प्रकार की अपन एल्केन्स में देखते हैं, है ना। मेनली 4 प्रकार के अपन देखते हैं, एक तो हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रोसोशन। ठीक है, इन चारों में से जो अपने सिलेबस में है वो है हेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजिनेशन ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोजनीकरण, और इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। लगभग समय रिएजेंट्स चारों में अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम होता है इनमें। तो पहली जो रिएक्शन है वो है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि मान लो हमारे पास एक एल्केन है जिसको मैंने आर बॉन्ड एच से रिप्रेजेंट किया। ये एक एल्केन है जिसमें आर ग्रुप, और आर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, और ये जो आर एच एल्केन है इसकी रिएक्शन में अगर मैं करवाऊं X2 से, X2 एक हेलोजन है, X2 कुछ भी हो सकता है, X2 हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है और आयोडीन हो सकता है ना, इन चारों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि हेलोजन है। हेलोजन के साथ में या तो मैं लेके चलूं लाइट, हमने बात करी यूवी लाइट की, या फिर मैं लेके चलूं हाई टेम्परेचर, है ना, दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन करवा सकता हूँ।
तो अगर ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, एक हैलोजन, हैलाइड यहाँ पे आके जुड़ता है और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो है आर एक्स, एल्किल हैलाइड, और साथ में बनता है एच एक्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन, एल्केन के हैलोजिनेशन से बनता है एल्किल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसकी क्रियाविधि जो है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इस रिएक्शन को अपन कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन आगे देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं CH4, है ना, CH4 मैथेन है ये। मैथेन का अगर अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं, Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट मिलता है मैथिल क्लोराइड, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, क्लोरीनीकृत उत्पाद, यानी कि एक हैलोजन जो है वो आके जुड़ा है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती है और नेक्स्ट Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके किसी अन्य हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके डाई हैलोजनीकृत उत्पाद हमें मिलता है, डाईक्लोरोमीथेन है ये। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन यहीं पे रुके, आगे रिएक्शन होके यहाँ पे ट्राईक्लोरो मीथेन अपने को मिलता है, ट्राईक्लोरो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, और आगे रिएक्शन होके CCl4 हमें प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नंबर 1 भी बनता है, प्रोडक्ट नंबर 2 भी बनता है, प्रोडक्ट नंबर 3 भी बनता है, प्रोडक्ट नंबर 4 भी बनता है ना। ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, और ये भी प्रेजेंट होगा, और ये भी बनेगा ना। तो जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लास्ट में आके CCl4 ही बचेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और ये भी रहेगा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स अपने को मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन है हैलोजनीकरण की, ये जो अभिक्रिया है, इसकी जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा ये संपन्न होती है। अब मुक्त मूलक जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया खुद 3 पदों में संपन्न होती है, 3 स्टेप्स में ही होती है। और 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ पद। ठीक है, फिर उसके बाद होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला संचरण पद, और फिर उसके बाद होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद। 3 स्टेप में होता है, पहला श्रृंखला प्रारंभ, श्रृंखला का संचरण, और श्रृंखला का समापन। एक एक स्टेप को अपन थोड़ा सा कवर करते हैं। तो देखो, पहला जो स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, उसमें क्या होता है, उसमें बनता है फ्री रेडिकल। सबसे पहले क्या बनता है? फ्री रेडिकल, है ना, मुक्त मूलक का बनना। ये जो स्टेप है, इसका जो है वो है मुक्त मूलक का बनना। जैसे मेरे पास एक हैलोजन है X2, X और X के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अगर इस सिंगल बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, समान विदलन होता है, वो किसकी प्रेजेंस में? या तो यूवी लाइट ले सकते हैं, या फिर अपन इसको बहुत ज्यादा गर्म कर सकते हैं, हीट दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों में से अगर एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के पास चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के पास चला जाए, तो क्या बनता है? 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, हैलोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अगला स्टेप है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, है ना। पहले स्टेप में बना फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल का ये काम है कि ये आगे चेन को आगे बढ़ाए, ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आगे लेके जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये R और H है एल्केन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो फ्री रेडिकल X है, ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाता है। इस जो हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा, इस हाइड्रोजन रेडिकल को अपने साथ लेके क्या बनाएगा? RX बनाएगा, और HX बनाएगा, और HX बनने के बाद हमारे पास बचता है R रेडिकल, R मुक्त मूलक हमारे पास बचता है ना। ये जो स्टेप है, इस स्टेप को अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H रेडिकल, है ना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H रेडिकल। ठीक है, इस स्टेप में ये X है, ये H को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है
है ना, एल्केन से H को निकाल लेता है और क्या बनाता है HX, और HX के बनने के बाद हमारे पास क्या बचता है R रेडिकल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो स्टेप है इन तीनों स्टेप्स में से स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3, इन तीनों स्टेप्स में से ये स्लो स्टेप है, धीमा पद है। और ये चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है, एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, तो उन एक से अधिक पदों में से जो पद स्लो होता है ना, जो स्टेप स्लो होता है वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आरडीएस स्टेप। ये अगर आपने 12th में भी पढ़ा होगा, SN1 और SN2 में ये चीजें अपन ने देखी है कि ये वाला जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपगेशन, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, ये धीमा पद होता है। इस वजह से ये क्या है, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक ये पद होता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर अपन ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें दिखता है कि इस रिएक्शन में एक चीज तो ये हो रही है कि आर रेडिकल बन रहा है, एक तो आर रेडिकल बन रहा है, दूसरा कि ये जो एक्स है, हैलोजन जो रेडिकल है, ये एच को यहां से निकाल के ले जाता है, दो चीज हो रही है। तो ये जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप की जो रेट है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो निर्भर करेगा कि इस अभिक्रिया में जो बनने वाला फ्री रेडिकल है आर, वो कितना स्थायी है, यानी कि आर रेडिकल के स्थायित्व पर निर्भर करता है। एक तो ये जो रिएक्शन की रेट है, ये आर रेडिकल के स्थायित्व पर निर्भर करेगी। जितना ज्यादा आर रेडिकल स्थायी होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड यानी कि अग्र दिशा में संपन्न होगी, सबसे पहले बात तो। ठीक है, अब आर रेडिकल जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल जो है वो 3 डिग्री यानी कि टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, और फिर जो मिथाइल रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार होता है कि सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो आर रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा टर्शरी की है, तो अगर टर्शरी अगर फ्री रेडिकल बनने की संभावना है, तृतीयक मुक्त मूलक अगर बनने की संभावना है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। दूसरा हमने कहा कि रेट जो है, अभिक्रिया का वेग जो है, वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच पे भी डिपेंड करता है, कितनी तेजी से एक्स जो है, हैलोजन जो रेडिकल है, वो हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है, ये उस पर भी निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग एच के निष्कासन पर भी निर्भर करता है। अब एच का निष्कासन कौन सा हैलोजन है वो सबसे ज्यादा तेजी से करेगा, तो मैं कहूंगा कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन रेडिकल है, वो सबसे ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन निकालने की क्षमता रखता है। अगर एक रिएक्शन में अगर फ्लोरीन है और दूसरी रिएक्शन में क्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो अगर फ्लोरीन है तो उसकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर उसके बाद क्लोरीन, और फिर उसके बाद ब्रोमीन, और फिर उसके बाद आयोडीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन की रेट के बारे में अपन ने पढ़ लिया। रिएक्शन की रेट एक तो आर रेडिकल की स्टेबिलिटी पे, स्थायित्व पे, और दूसरा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन पे निर्भर करती है। इस रिएक्शन का जो तीसरा स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद। ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि रिएक्शन में कोई रेडिकल प्रेजेंट होगा, कोई मुक्त मूलक जब तक रिएक्शन में प्रेजेंट है, ये रिएक्शन चलती रहेगी। रिएक्शन खत्म कब होगी, जब रेडिकल खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब रेडिकल खत्म होने के 3 तरह के चांसेस है अपने पास। सबसे पहला कि मान लो एक्स रेडिकल किसी अन्य एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन होकर X2 बना ले, तो ये रेडिकल खत्म। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आर रेडिकल जो है वो किसी एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन होकर RX बना ले, ठीक है, तो यहां से भी रेडिकल खत्म। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आर रेडिकल किसी अन्य आर रेडिकल के साथ कंबाइन होकर आर और आर यानी कि कोई एल्केन का फॉर्मेशन कर ले, तो इस स्थिति में भी रेडिकल क्या हो रही है, रेडिकल की सांद्रता में या मुक्त मूलक की जो सांद्रता है उसमें कमी आ रही है। तो जैसे जैसे रेडिकल खत्म होगा, रिएक्शन टर्मिनेट होती जाएगी, रिएक्शन समापन की ओर बढ़ती जाएगी। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, हमने समझ लिया। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक बार अपन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता है।
पहली विशेषता है इसकी कि ये जो रिएक्शन है ये 3 पदों में संपन्न होती है, 3 स्टेप रिएक्शन है, हमें पता है। दूसरी है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को अपन चेन रिएक्शन कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो रिएक्शन है 3 पदों में संपन्न होती है, उन 3 पदों में से जो प्रोपेगेशन स्टेप है वो आरडीएस होता है। जो प्रोपेगेशन स्टेप है वो आरडीएस होता है। श्रृंखला संचरण जो पद है वो वेग निर्धारक पद होता है। ये चीजें अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो मुक्त मूलक के स्थायित्व पर के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा मुक्त मूलक का स्थायित्व होगा, जितना ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी, रिएक्शन की रेट भी उतनी ही ज्यादा आएगी। और हमने स्टेबिलिटी देख ली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल रेडिकल। तो 3 डिग्री है तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, अगर 2 है तो 3 से थोड़ी कम होगी। इस हिसाब से ये चलता है। ठीक है। अब हैलोजन की अगर अपन देखें, हैलोजन की रिएक्टिविटी के बारे में देखें तो हैलोजन का काम क्या था? हैलोजन का काम था हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन। हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन कौन ज्यादा तेजी से करेगा? फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, है ना। ये इनका ऑर्डर है। अगर मैं मान के चलूं कि आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है अगर वो 1 है तो हैलोजन की जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी 10 की घात 2, यानी कि 100 गुना ज्यादा होगी ब्रोमीन की। ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है, ब्रोमीन की जो क्रियाशीलता है वो आयोडीन से 100 गुना अधिक होगी। और अगर अपन क्लोरीन की बात करें तो 10 की घात 6 का मतलब है 10 लाख गुना, है ना। आयोडीन से 10 लाख गुना ये ज्यादा होगी। और इसी तरह से फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो 10 की घात 15 गुना ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात हो रहे हैं। देखो फ्लोरीन जो है, हमने ये देखा कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? विग्रसली रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, है ना। बहुत तेजी से अभिक्रिया करने का मतलब इसको लाइट की भी जरूरत नहीं है। इवन ये डार्क में भी रिएक्शन कर सकता है, अंधेरे में भी ये रिएक्शन करता है, रूम टेम्परेचर पे भी कर सकता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब भी अगर अपन लैब में इस तरह की कोई रिएक्शन परफॉर्म करे, है ना, तो कंडीशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लोरीन के साथ में, है ना। तो हो सकता है कि ये एक्सप्लोजन हो जाए, ब्लास्ट वहां पे हो जाए, या हो सकता है कि इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी वहां पे टूट जाए, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटेगा ही, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि अपन फ्लोरीन को जो है वो डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते अपन सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। यहाँ तक कि ये अंधेरे में भी अभिक्रिया कर सकता है रूम टेम्परेचर पे, और ब्लास्ट इसमें हो सकता है, आग लगने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो इस कंडीशन में अगर अपने को फ्लोरिनेशन करवाना हो, अगर अपने को फ्लोरीन जोड़ना हो, तो फिर अपन क्या करें, क्योंकि डायरेक्टली यूज में ले नहीं सकते। तो दो तरीके से अपन इसको काम में ले सकते हैं। सबसे पहला तो फ्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन के साथ में कोई भी इनर्ट गैस अपन डाल दें, कोई भी इनर्ट गैस अपन यूज में ले, है ना, अक्रिय गैस अपन यूज में ले, तो यूज में लेने से होगा क्या कि फ्लोरीन की जो सांद्रता है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन के साथ अपन ने कौन सी गैस मिला दी? अक्रिय गैस अपन ने मिला दी, तो फ्लोरीन की सांद्रता उस पूरे मिक्सचर में क्या हो गई? कम हो गई, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन की रेट थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि अपन डायरेक्ट फ्लोरीन यूज में नहीं लेके, डायरेक्ट फ्लोरीन गैस यूज में नहीं लेके अपन कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज में ले ले। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड मतलब अकार्बनिक फ्लोराइड, जैसे एग्जांपल HgF2 जो है, ये साल्ट है, अगर अपन इसको यूज में ले ले, ठीक है, तो इजीली अपन फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है।
और अगला पॉइंट है हमारे पास कि हमने ये तो देखा कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो आयोडीनेशन जो करवाना है, अगर अपन आयोडीनेशन करवाए तो आयोडीनेशन क्या है, स्लो प्रोसेस होता है, और साथ में ये क्या है, रिवर्सिबल भी है। जैसे मान लो मेरे पास ये आर एच है और इसकी रिएक्शन में I2 के साथ में करवाता हूं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा आर आई और साथ में एच आई। ठीक है, ये एच आई मिलेगा। I2 की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, या फिर मैं ये कहूं कि आयोडीन जो रेडिकल है, आयोडीन मुक्त मूलक है, उसकी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। तो अगर उसकी क्षमता कम है तो यह अभिक्रिया धीमी गति से होगी, पहले बात तो स्लो रिएक्शन होगी। और दूसरी चीज ये कि इस रिएक्शन में ये जो एच आई जो बन रहा है, ये एच आई रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। ये जो एच आई है ये अपचायक की तरह कार्य करता है, और आर आई एल्किल आयोडाइड को वापस आर एच में रिड्यूस कर देता है। मतलब ये रिएक्शन आगे जाती है लेकिन एच आई इसको वापस पीछे की तरफ ले जाता है। तो इस रिएक्शन में दो तरह की दिक्कत अपने पास आ रही है, एक तो स्लो प्रोसेस, और दूसरी एच आई यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, पश्चिम दिशा में ले जाता है, आर आई को वापस रिड्यूस करके। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर अपन क्या करें, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इस रिएक्शन में प्रबल ऑक्सीकारक यूज में ले सकते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HiO3, HNO3 इस टाइप के जो ऑक्सीकारक है वो अगर अपन इस रिएक्शन में यूज में लेते हैं तो ये ऑक्सीकारक क्या करते हैं, जो HI का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, जो HI का फॉर्मेशन हो रहा है उस HI को कन्वर्ट कर देते हैं ये किसमें, आयोडीन में। ये जो HI बन रहा है इस HI को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आयोडीन में। और आयोडीन हमारे पास जो आगे है वो यहाँ पे यूज आती रहती है ना। तो हमारे दो तरह के बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो पहला बेनिफिट कि ये जो पर आयोडिक एसिड है HiO3, ये एक तो HI को खत्म कर रहा है ना, और दूसरा आयोडीन भी बना रहा है। ये बनने वाली आयोडीन यहाँ रिएक्शन में काम आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है।